अध्याय 0345 विष से अभेद्य। मौनी ने जैसा सोचा था उसके विपरीत कबीर विल्सन नीचे नहीं गिरा और वह हंसने और बात करने में भी सक्षम था, जिसे समझना उसके लिए कठिन हो गया। उसने चुपके से अपने दांत भींचे और भी अधिक विषैली क्यूई छोड़ी, फिर भी जहर का एक अंश भी कबीर के शरीर पर आक्रमण नहीं कर सका। यद्यपि यह विषैली क्यूई स्वतः ही उसके रोमछिद्रों में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुरंत ही बाहर निकाल दी जा रही थी। स्पष्ट रूप से कोई चीज़ विषैली क्यूई को अस्वीकार कर रही थी। अरे, क्या मैंने नहीं कहा था, मैंने दमनकारी दानव दिव्य अभ्यास सीखा है और मैं विष के प्रति अभेद्य हूँ। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? कबीर ने हंसते हुए पूछा। मौनी ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, असंभव, मेरी विषैली क्यूई तुम्हारे शरीर को सीधे नष्ट कर सकती है। तुम्हारे कमजोर शरीर की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई 20वें स्तर के अमर और दानव शरीर वाला व्यक्ति भी होता तो उसके लिए भी मेरे जहर का विरोध करना मुश्किल होता। क्या तुम मेरे जहर को रोकने के लिए किसी गुप्त विधि का उपयोग नहीं कर रहे हो? कबीर ने अपने हाथ फैलाए, मुस्कुराया और कहा, भले ही मैं किसी गुप्त विधि का उपयोग कर रहा हूँ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा जहर बेकार है? हे, क्या तुम हार मानना चाहती हो? मौनी फिर से कोशिश करना चाहती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि उसकी कितनी विषैली क्यूई कबीर को जहर देने में विफल रही है, तो वह केवल हार मान सकी। उसने अपना सिर झटका और ठंडी आह भरी। उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि वह अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उस बैंगनी हुक के जहर के बारे में क्या तुम्हारे पास उसका मारक है? कबीर ने उस हुक को देखा जो एक विचित्र बैंगनी आभा में चमक रहा था। वह मन ही मन जिज्ञासु था। उसने अनुमान लगाया कि यह मौनी के शस्त्रागार में सबसे जहरीला विष होना चाहिए। वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय विष शरीर क्या है, हालांकि वह जानता था कि उसका पूरा शरीर जहरीला था। वह यह आजमाना चाहता था कि दमनकारी दानव स्वर्ण शरीर वास्तव में विष के प्रति अभेद्य है या नहीं। भूमिका स्तब्ध रह गई। वह जल्दी से लड़ाई रोकने के लिए आगे आए। वह बैंगनी हुक बहुत जहरीला है। हालांकि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन कम से कम तुम 1 महीने तक हिल भी नहीं पाओगे। मौनी ने सिर हिलाया, ये सच है। मेरे पास मारक है, भले ही मैं इसे तुम्हें समय पर दे दूं, जहर को बाहर निकालने में तुम्हें कम से कम 1 महीना लगेगा। इसके अलावा इस महीने के दौरान तुम असहनीय दर्द सहोगे। भूमिका का रंग फीका पड़ गया। उसकी आंखों में डर की एक झलक कौंध गई। मैंने इसे स्वयं अनुभव किया है। एक बार मैं सावधान नहीं थी और उस हुक से मुझे खरोंच लग गई थी। वह बहुत दर्दनाक था। मौनी को यह बेतुका लगा कि कबीर उस तरह की विषैली क्यूई का विरोध कर सकता था। इसीलिए उसने हार मानने का मन बना लिया था। वह नहीं चाहती थी कि कबीर बैंगनी हुक पर जहर आजमाए। भले ही वह शुभ और ठंडी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने गौर किया कि कबीर उसकी बहन की उम्मीद था और चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसकी उम्मीद को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शुरुआत से ही भूमिका और मौनी इन दोनों बहनों का मानना था कि कबीर जहरीले हुक से डर जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि बैंगनी जहरीले हुक को देखकर उसके चेहरे पर उत्साह के भाव आ जाएंगे। मौनी को पूरी तरह से समझाने के लिए कबीर ने उसके सीने पर लटकी लंबी चोटी को जोर से पकड़ा और उस बैंगनी हुक से अपनी कलाई पर वार कर दिया। दोनों खूबसूरत बहनों ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी, और जब तक वे उसे रोकना चाहती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब पलक झपकते ही हो गया। मौनी ने जल्दी से एक बैंगनी गोली निकाली और कबीर को थमा दी। जल्दी से इसे लो, ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि इस तरह का जहर तुम्हें पल भर में नहीं मार सकता, लेकिन ये तुम्हें असहनीय दर्द देगा। ये तुम्हारी रक्तवाहिकाओं के अंदर है। जहर पहले से ही तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुका है। मौनी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ बेहद चिंतित लग रही थी। कबीर ने मारक नहीं लिया। वह शांति से मुस्कुराया, तुम्हारे जहर का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कबीर किसी दर्द से नहीं डरता था। उसने भट्टी में, अमर और दानव कुंड में अपने शरीर को तपाया था। उस बूढ़े पागल अपने गुरु द्वारा दी गई यातनाओं का तो जिक्र ही क्या करना। कुछ दर्द सहना उसके लिए सामान्य था, इसीलिए उसने प्रयास करने का साहस किया। क्या? कुछ नहीं। क्या तुम्हें बहुत ठंड महसूस नहीं हो रही है? क्या तुम्हारा पूरा शरीर ऐसा महसूस नहीं कर रहा है जैसे उस पर ढेर सारी बर्फ की सुइयां चुभाई गई हों, यहाँ तक कि सिर भी? मौनी हैरान रह गई। वह पूछे बिना नहीं रह सकी। भूमिका के चेहरे पर भी अविश्वसनीय भाव थे। पहले उसने कबीर को ये कहते सुना था कि वह दमनकारी दानव स्वर्ण शरीर के कारण जहर के प्रति अभेद्य है, लेकिन उसे अपनी बहन के जहरीले हुक पर भरोसा था। स्वर्गीय लोक में हर व्यक्ति उस तरह के जहर से डरता था। कबीर की तो बात ही क्या, जो सत्य मार्शल लोक का एक छोटा सा व्यक्ति था। कबीर ने अपने होंठ सिकुड़े और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इसे तुम्हारे लिए फिर से आजमा सकता हूँ।
इस प्रकार भौचक की ठंडी बहनों की आंखों के सामने कबीर ने एक बार फिर चोटी के अंत में बैंगनी जहरीले हुक को पकड़ा और अपनी कलाई पर चुभा लिया। इसके अलावा इस बार उसने इसे और भी गहरा चुभाया और लंबे समय तक अपनी त्वचा के नीचे रखा। यदि वह मोनी को पूरी तरह से विश्वास नहीं दिलाना चाहता तो कबीर को खुद को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में उसने ब्लैक टॉर्टोइस एडमेंटाइल आर्मर को हटा दिया था ताकि जहरीला हुक उसके मांस और खून में चुभ सके। हालांकि उसे फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। कबीर ने अपनी कलाई से जहरीला हुक निकालने के बाद हुक को साफ पोंछा और उसके साथ खेलने लगा। उसे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं। ये देखकर बहनें बुरी तरह चौंक गईं, वे पूरी तरह अवाक थीं। क्या तुम्हारे बैंगनी हुक में जहर बचा है? भूमिका ने एक गहरी सांस ली, पूछने से पहले खुद को शांत किया। ये जहरीला है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसे आजमा सकती हो। मोनी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि कबीर वास्तव में जहर के प्रति अभेद्य था। उसने ठंडी हुंकार भरी और अपनी चोटी वापस खींच ली। उसके अलावा कबीर पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था जो इस तरह जहरीले हुक के साथ खेल सकता था। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगी, मोनी ने ठंडे स्वर में कहा। जब वह बोली तो उसके शांत और संयमित रूप ने कबीर को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह इतनी सीधी और निर्णायक निकली। छोटे बदमाश, वह मेरी बड़ी बहन है। बेहतर होगा कि तुम इसे अच्छे से संभालो। भूमिका ने उसे घूर कर देखा, जिससे कबीर की मुसीबत पैदा करने की सारी उत्सुकता पर जैसे पानी फिर गया। कबीर ने हल्की आह भरी। कुछ समय पहले उसने इतनी जोर से उसके बड़े खरगोशों वक्ष को पकड़ा था, उसने इतनी आसानी से उसका फायदा उठाया था। ठीक है, अब से तुम भूमिका दीदी को छोटी बहन कहकर संबोधित करोगी। फिर वह भूमिका की ओर मुड़ा और बोला, भूमिका दीदी, आप भी उन्हें उचित औपचारिकताओं के साथ संबोधित करेंगी। आप उन्हें बड़ी बहन कहेंगी। अब यह एक परिवार जैसा लगेगा। मैं सचमुच आप लोगों को नहीं समझ सकता। कबीर ने देखा कि दोनों एक दूसरे को आंखों में एक जटिल भाव के साथ देख रही थीं। उसने आग्रह किया, क्या यह इतना कठिन है? भूमिका दीदी, मेरी शर्त बहुत आसान है। मोनी ने हल्की आह भरी, स्नेहपूर्वक भूमिका की ओर देखा और धीरे से कहा, छोटी बहन। इसी क्षण भूमिका की आंखें नम हो गईं, आंसुओं की दो धारें उसके चेहरे से नीचे गिर गईं और वह मोनी की बाहों में समा गई। उसने सिसकते हुए कहा, बड़ी बहन। मोनी भी रोने लगी। उसने भूमिका को कसकर गले लगा लिया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था और वे रोने लगी, जिसे समझना कबीर के लिए कठिन था, क्योंकि उसे लगा कि एक दूसरे को इस तरह संबोधित करना सामान्य बात है। अंगूठी के अंदर सिमी हंसी और बोली, छोटे बदमाश, तुम वास्तव में कुछ हो। बहुत अच्छा किया। कबीर हंसा और बोला, तो तुम मुझे इनाम क्यों नहीं देती? मुझे एक चुंबन देने या मेरे साथ नहाने के बारे में क्या ख्याल है? थू, वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? कबीर ने संदेहपूर्वक पूछा। क्या तुम उनके चरित्र से नहीं समझ सकते? बचपन से ही वे बहुत क्रूर वातावरण में पली बढ़ी हैं। उनके पिता बहुत दुर्जय थे, उनकी कई पत्नियां थीं, कम से कम 100 से अधिक। जहां तक बेटों और बेटियों की बात है तो कहना ही क्या। वे एक ही माँ से पैदा हुई थीं। उनके जन्म के ठीक बाद उन दोनों को ऐसी जगह फेंक दिया गया जहां उन्होंने खेती के क्रूर तरीकों का सामना किया। उन्हें अपनी माँ को एक बार भी देखने का मौका नहीं मिला। उनकी माँ का स्वभाव ठंडा था, इसीलिए वे दोनों चरम यिन दिव्य नस्ल के साथ पैदा हुई थीं और दोनों के पास एक जोड़ा था। उन्हें एक शातिर और निर्दयी राक्षस राजकुमारी बनाने के लिए बचपन से ही उन्हें बहनों की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं थी। वे केवल एक दूसरे को नाम या उनकी पदवी से बुला सकती थीं। उन्हें किसी भी तरह की भावना रखने की अनुमति नहीं थी। हालांकि अंत में उनका सामना अपनी माँ से हुआ। उनकी माँ एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कलाकार थीं और तब से वह गुप्त रूप से उनके साथ संवाद कर रही थीं और धीरे धीरे उनके दिलों में दया का बीज बोया, इसीलिए वे अपने अन्य भाई बहनों की तरह नहीं थीं। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि उनका ऐसा पिता होगा। उसने वास्तव में अपने बेटों और बेटियों को औजारों की तरह माना। इससे वह अत्यंत क्रोधित हो गया। जिस वातावरण में वे पली बढ़ी वह बहुत क्रूर था। भले ही उनके पास काफ़ी अच्छी प्रतिभा थी, फिर भी उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मार दिया जाना जिसका खून उनकी रगों में बह रहा हो, उनके अपने सगे संबंधी। सिमी की आवाज़ गुस्से में बदलने लगी। फिर कबीर भूमिका के बारे में और जानना चाहता था। अंत में उनकी मां को एक महिला ने मार डाला। उनके पिता की मृत्यु 3 लोगों के अंतिम महान युद्ध के दौरान हुई। सिमी आगे नहीं बढ़ी, उसे लगा कि उसने बहुत कुछ कह दिया है। अध्याय 0346 एक दुर्लभ मुस्कान।
सिमी बाहर नहीं आई, लेकिन कबीर विल्सन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई। भूमिका और सिमी वे लोग थे जिन्होंने 1 लाख साल पहले 3 लोगों के महान युद्ध का अनुभव किया था। दूसरे शब्दों में, उनकी शक्ति बहुत भयानक थी, उसकी कल्पना से कहीं अधिक। कबीर मूर्ख नहीं था। कुछ सोच विचार के बाद जल्द ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि जिस व्यक्ति ने भूमिका और सिमी को अमर और दानव चट्टान की ओर ललचाया था, वह संभवतः वही महिला थी जिसने भूमिका की मां की हत्या की थी। हालांकि किसी रक्त समझौते के कारण उस महिला ने सिमी और भूमिका को नहीं मारा था। उसने बस उनके कपड़े उतार दिए, उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। ज्यादा मत सोचो, तुम फिलहाल तेजी से आने वाली महान तबाही का सामना कर रहे हो। यह कोई मजाक नहीं है, तुम्हें उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सिमी ने एक हल्की आह भरी। भूमिका और मोनी दोनों काफी देर तक गले मिले और अपने जीवन भर के लिए पर्याप्त रो लिए। उन दोनों ने कबीर की ओर संतोष भरे भाव से देखा। चिंता मत करो, भूमिका दीदी मेरी उपकारी हैं, अगर वह न होती तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। कबीर ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। बड़ी बहन, आगे आपकी क्या योजना है? भूमिका ने पूछा। मैं वापस जाऊंगी, 3 लोगों का महान युद्ध शुरू होने वाला है। मैं 1 लाख साल से कैद थी, वापस जाते ही मुझे अपनी शक्ति बहाल करनी होगी। मैंने पिछली बार मौका गंवा दिया था, इस बार मैं इसे फिर से नहीं गंवाने वाली। मैं उन दानव क्षेत्र के लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मोनी ने बेरहमी से कहा। 1 लाख साल तक कैद। कबीर ने अनुमान लगाया कि जब दमनकारी दानव दिव्य अभ्यास मर्त्यलोक में गिरा था, तब उसे यहाँ दबा दिया गया था। मोनी दीदी, आपको यहाँ नीचे किसने कैद किया था? जब मैंने दमनकारी दानव दिव्य अभ्यास सीखा, तो इसने मुझे ओबेलिस्क स्तंभ तोड़ने के लिए प्रेरित किया और इसीलिए आप बाहर आ सकीं। कबीर अपनी नज़रें मोनी के वक्ष से नहीं हटा सका, जिसे कुछ ही समय पहले उसने निर्दयता से मसला था। इस बात को सोचकर भूमिका अचानक गुस्से से झिलमिला उठी। हालांकि वह जानती थी कि कबीर बुरा इंसान नहीं है और वह उसका उपकारी भी था। ये सब उसी के कारण था कि वह और उसकी छोटी बहन अपने रिश्ते की उस एक बाधा को पार कर पाए, जिससे अंततः उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। मैं नहीं जानती कि वह आदमी कौन था, मैं केवल इतना जानती हूँ कि दमनकारी दानव दिव्य अभ्यास उसी के हाथों से उत्पन्न हुआ था। और चूंकि मैं एक बार उस व्यक्ति से हार गई थी जिसके पास यह अभ्यास था, इसलिए मैं इस पर चर्चा करने के लिए उसे ढूंढने निकली थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मैं क्यों हार गई। जब मोनी ने यहाँ तक बात की तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था, फिर भी उसकी आंखों का भाव बिल्कुल विपरीत था, उनमें डर की एक लकीर थी। सिर्फ एक उंगली का उपयोग करके उस आदमी ने मुझे हरा दिया था और इसलिए मैं विशाल ओबेलिस्क के अंदर बंद होने के लिए सहमत हो गई और आज तक कैद रही। मोनी एक उंगली से हार गई थी, उस उंगली का मालिक वास्तव में भयानक था, यहाँ तक कि रिनी भी आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। कोई यहाँ आ रहा है, ये वह 2 सिर वाला कीड़ा है, रिनी ने घृणा के साथ कहा। कबीर ने हड़बड़ी में मोनी से कहा, 2 सिर वाला नाग दानव आ रहा है। हमने पहले काफी हलचल मचाई है, यह आदमी उसी के कारण यहाँ आ रहा होगा। 2 सिर वाला नाग दानव, मैं इसे देख लूंगी, इसके निपट जाने के बाद मैं विदा लूंगी, मोनी ने उदासीनता से कहा। मोनी का ऐसा आत्मविश्वास देखकर कबीर ने राहत की सांस ली। मोनी दीदी, आप न केवल सुंदर हैं, बल्कि आप इतनी दुर्जय भी हैं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मोनी ने हल्के से ठंडी हुंकार भरी, लेकिन कबीर की प्रशंसा ने उसे प्रसन्न कर दिया था। कम से कम उसकी नज़र में कबीर पहला व्यक्ति था जिसने उसकी प्रशंसा की थी। आमतौर पर दूसरे लोग उसे देखकर या तो प्लेग की तरह उससे बचते थे या बेरहमी से हमला करते थे, और यदि ऐसा नहीं होता तो वे अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, उससे कुछ बोलने की तो बात ही छोड़ दें। अब वह जानती थी कि भूमिका ने अपनी सारी उम्मीदें कबीर पर क्यों टिका दी थीं, क्योंकि उसे भी लगा कि कबीर में एक अजीब तरह का आकर्षण था जो किसी और से बिल्कुल अलग था। मोनी दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? क्यों ना आप यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकें? कबीर मोनी के पास गया और मोनी का पन्ने जैसा हाथ थामकर उसे हिलाते हुए कहा, कृपया भूमिका दीदी का साथ देने के लिए कुछ दिन रुकें। नहीं, मेरा समय बहुत कम है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह सिमी नाम की जादूगरनी निश्चित रूप से उसके पास है, वे पूरी तरह से अविभाज्य हैं। मोनी ने कबीर का हाथ झटकते हुए सख्ती से इनकार कर दिया। उसे एक अजीब तरह की अनुभूति हुई, उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई पुरुष वास्तव में उसका हाथ पकड़ने की पहल करेगा। कबीर बहुत जिज्ञासु था कि सिमी किसी पुराने दोस्त से मिलने बाहर क्यों नहीं आई। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अंगूठी के अंदर ही दुबकी रही। मोनी वास्तव में जल्दी में थी। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक विशाल गुफा प्रकट हो गई, फिर भी इससे रत्ती भर भी कंपन या टूटे हुए पत्थरों का अंश पैदा नहीं हुआ। कबीर उसकी शक्ति देखकर स्तब्ध रह गया, उसने अनुमान लगाया कि जितान के लिए ऐसा कारनामा असंभव होगा।
जैसे ही विशाल गुफा खुली, कबीर और अन्य लोग बाहर आधे इंसान आधे जानवर प्राणियों के समूह को देख सकते थे। मोनी ने ये देखकर अपनी भौहें सिकुड़ीं, दानव क्षेत्र के प्राणी बहुत बदसूरत हैं, नरक में जाओ। बोलते समय उसकी ठंडी और खाली आवाज से एक के बाद एक ध्वनि तरंगें निकलीं, जिन्होंने हवा को हिला दिया और गुफा के दूसरे छोर तक लहरों की तरह फैल गईं। कबीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने का स्थान विकृत हो रहा हो। वे अनगिनत दुष्ट दानव उन अंतरिक्ष लहरों के नीचे टुकड़े टुकड़े हो गए, उन्हें मरने से पहले आखिरी चीख निकालने का मौका भी नहीं मिला। ये केवल एक क्षण तक चला, फिर भी सामने के दुष्ट दानवों का मोनी ने सफाया कर दिया था। कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। इसने कबीर की हालत खराब कर दी। उसके हाथों ने अनैच्छिक रूप से भूमिका का पन्ने जैसा हाथ पकड़ लिया। वह पूरी तरह से डरा हुआ था। सामने केवल 2 सिर वाला नाग दानव खड़ा रहा। उसके 2 भयानक सिर डर से भरे हुए थे। उसका पूरा शरीर घावों से लदा था। हालांकि वह जीवित बच गया था, लेकिन उसका बड़ा शरीर उस शक्ति से छिन्न भिन्न हो गया था। कबीर का भयाक्रांत रूप देखकर मोनी बहुत प्रसन्न हुई। पलक झपकते ही उसकी आकृति गायब हो गई और 2 सिर वाले नाग दानव के पीछे प्रकट हुई। उसकी हथेलियों से एक बैंगनी कीड़ी निकली, जिसने उसकी हथेलियों को पूरी तरह से लपेट लिया और उसने उसके 2 सिरों पर प्रहार किया। उसके प्रहार के बाद अचानक बैंगनी खून बह निकला। उसी समय मोनी ने अपना बैंगनी हुक फेंका और वह 2 सिर वाले नाग दानव के सीने के पार हो गया। 2 सिर वाले नाग दानव को अचानक जमीन पर गिरकर दिल दहला देने वाली चीखें मारते देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जहर अभी भी काम का है। मोनी ने साबित कर दिया कि उसके हुक पर अभी भी जहर था। इसके बाद उसने 2 सिर वाले नाग दानव पर एक हथेली से प्रहार किया, जिससे वह राख में बदल गया। उसका एक अंश भी नहीं बचा। 2 सिर वाला नाग दानव कम से कम निर्वाण लोक में था, फिर भी मोनी ने उसे इतनी आसानी से मार डाला। इस तरह का प्रस्थान कबीर के लिए बहुत डरावना था। भूमिका दीदी, आपकी बड़ी बहन बहुत शक्तिशाली हैं। कबीर ने भूमिका का हाथ छोड़ दिया, जिससे भूमिका ने ठंडी हुंकार भरी। कबीर द्वारा कसकर पकड़े जाने के कारण अपने हाथों पर पड़ी लाली को देखते हुए उसने कहा, सचमुच बेकार हो, ये तो बस हिमशैल का सिरा शुरुआत है। एक चमक के साथ मोनी भूमिका के पास पहुंची और कबीर को ठंडी नज़र से देखा। अगर तुमने मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। कबीर को धमकाने के बाद मोनी ने प्यार से भूमिका की ओर देखा और उसे गले लगा लिया और धीरे से बोली, छोटी बहन, बड़ी बहन को अब जाना होगा। अगर मैं यहाँ लंबे समय तक रुकती हूँ तो मेरी शक्ति सीमित हो जाएगी और मेरी ताकत भी कम हो जाएगी। मुझे डर है कि हम अब केवल 3 लोगों के महान युद्ध के दौरान ही एक दूसरे को देख पाएंगे। कृपया मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भूमिका ने सौम्य स्वर में कहा, दीदी कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ एक दोस्त है। अपने पूरे जीवन में मैं अब वास्तव में खुश हूँ। मुझे अब एहसास हुआ कि जीवन का अर्थ क्या है। आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भूमिका ने कबीर की ओर देखा और मुस्कुराए। उसने एक सुंदर मुस्कान बिखेरी। कबीर ने सोचा कि इस यात्रा के दौरान उसे मिली सबसे अच्छी चीज़ वह मुस्कान थी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो भविष्य के लिए जुनून और जीवन के प्रति उत्साही प्रेम से भरी थी। कबीर को लगा कि भूमिका को निर्दयी दानव अभ्यास को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं अब उसकी आत्मा पर पूरी तरह से अंकित हो चुकी थीं। कबीर भी उसे देखकर मुस्कुराया। ये दिल से निकली एक बहुत ही खुशनुमा मुस्कान थी। सिमी और रिनी भी इसी तरह मुस्कुराईं। अध्याय 0347 विशेषज्ञों का जमावड़ा। ये देखकर कि उसकी छोटी बहन काफ़ी बदल गई है, मोनी बेहद खुश थी। हालांकि वह जानती थी कि इस सब का श्रेय कबीर विल्सन को जाता है, फिर भी उसने उस छोटे राक्षस को देखकर ठंडी हुंकार भरी। उसे अब भी अपने सीने में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। अगर किसी और ने ऐसी अश्लील हरकत की होती तो उसने निश्चित रूप से उसे मारने से पहले कई हजार सालों तक तड़पाया होता। छोटी बहन, यदि संभव हो तो अब निर्दयी दानव अभ्यास को त्याग दो। मोनी ने भूमिका के चेहरे से आंसू पोंछे। हर किसी का अपना एक कोमल पक्ष होता है, और यही बात बर्फ जैसी ठंडी सुंदरी भूमिका के लिए भी सच थी। वह अपनी बड़ी बहन से अलग होने को तैयार नहीं थी। इसकी आवश्यकता नहीं है। निर्दयी दानव अभ्यास इस समय मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है, और शायद मैं अब इसका अभ्यास कर भी ना पाऊं। भूमिका ने अपना सिर हिलाया। मोनी ने एक हल्की आह भरी और कहा, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। बड़ी बहन अब विदा लेती है, हम फिर मिलेंगे। भूमिका ने सिर हिलाया, मोनी को देखकर मुस्कुराए और कहा, बड़ी बहन, अलविदा। मोनी ने उसके माथे को चूमा, मुस्कुराए और हाथ हिलाया। तुरंत उसके सामने एक दरार प्रकट हुई। वह उस दरार में कदम रखते ही गायब हो गई। भूमिका को एक छोटी बच्ची की तरह व्यवहार करते देखना काफी दुर्लभ था। कबीर के लिए यह आंखें खोल देने वाला दृश्य था।
मौनी के जाने के बाद कबीर ने भूमिका के साधारण लड़की जैसे शर्मीले स्वर की नकल की और कहा, बड़ी बहन अलविदा। ये सुनकर सिमी खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि भूमिका ने प्यार से हुंकार भरी और कबीर की ओर झपटकर उसे एक धौल जमाए और वापस अंगूठी के अंदर चली गई। क्या यह अंतरिक्ष की दरार है? कबीर ने धीरे धीरे गायब होती दरार को देखा और भावुक होकर कहा, एक दिन तुम भी ऐसा कर पाओगे। भूमिका ने उत्तर दिया। अब वह काफी जीवंत हो गई थी, हालांकि उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडा भाव था। आखिर वह इतने सालों से वैसे ही रही थी और यह इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं था। लेकिन कम से कम कबीर से बात करते समय उसका स्वर काफी गर्मजोशी भरा था, जिससे किसी को बुरा महसूस न हो। भले ही वह वैसी ही रहती, कोई भी उससे घृणा नहीं करता, क्योंकि वह अभी भी एक महान सुंदरी थी और उसकी आवाज़ सुनने में सुखद थी। फिलहाल कबीर को उसके इस नए बदलाव की आदत डालने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। कबीर को अब याद आया कि उसने यहाँ 3 महीने से अधिक का समय बिता दिया है। हालांकि इन 3 महीनों में बहुत अधिक दुष्ट दानव आ गए थे, लेकिन उन सभी का मौनी ने सफाया कर दिया था। इससे कबीर पर से दबाव काफ़ी कम हो गया। उसने एक छोटे पक्षी का रूप धारण किया और अपने रास्ते पर वापस चल पड़ा। बीच बीच में वह चहक उठता, क्योंकि वह खुश महसूस कर रहा था और उड़ते समय मिलने वाले विश्राम का आनंद ले रहा था। सिमी दीदी, आप मौनी दीदी से मिलने बाहर क्यों नहीं आईं? कबीर ने पूछा। हमारे बीच एक छोटी सी समस्या है, इसीलिए मैं उससे नहीं मिलना चाहती थी। सिमी ने जवाब देते हुए प्यार से हुंकार भरी। क्या समस्या? क्या आप मुझे बता सकती हैं? कबीर ने उत्सुकता से पूछा। नहीं बता सकती, सिमी ने 2 टूक मना कर दिया, जिससे कबीर और भी जिज्ञासु हो गया। वह जानता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। कबीर 1 लाख दानव पर्वत से बाहर उड़ गया। हालांकि बहुत से दुष्ट दानव मारे गए थे, लेकिन भविष्य में और भी आएंगे। इसके अलावा बड़ा सुरक्षा घेरा अभी भी सक्रिय था। हालांकि क्योंकि 2 सिर वाला नाग दानव पहले ही मर चुका था, इसलिए उस व्यूह को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। बाधा अब धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देगी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने मौनी से इसे नष्ट करने के लिए नहीं कहा। तियानमेन शहर लौटने के बाद कबीर ने पाया कि शहर वास्तव में बहुत जीवंत हो गया था। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि क्योंकि जल्द ही नायक सभा आयोजित होने वाली थी, इसलिए विभिन्न संप्रदायों और कुलों के शिष्य यहां पहुंच चुके थे और अन्य मुख्य भूमियों के प्रमुख संप्रदाय भी आने वाली आपदा से निपटने के बारे में चर्चा करने के लिए एक के बाद एक पहुंच रहे थे। कबीर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में लौट आया। जैसे ही उसने मुख्य द्वार में कदम रखा, जितान अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। शानदार, मुझे लगा कि तुम मर गए, वरना रूही मुझे परेशान कर करके मार ही डालती। जितान ने राहत की सांस ली और कबीर को घसीटते हुए एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस रियलम की ओर ले गया। निजी कमरे के अंदर केवल कबीर और जितान थे। कबीर ने अपने बाल संवारे, जो जितान के बहुत तेज उड़ने के कारण बिखर गए थे। हालांकि जांच के लिए भेजे गए सभी लोग लौट आए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर तुम वहां 3 महीने से अधिक समय तक रहे, तुम्हें क्या मिला? जितान ने हड़बड़ी में पूछा। अन्य मुख्य भूमियों के प्रतिनिधि एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई जानकारी नहीं हुई तो वे निश्चित रूप से हम पर हंसेंगे। कबीर ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, अगर उनमें हिम्मत है तो वे कोशिश कर सकते हैं। वहां स्थिति बहुत आशाजनक नहीं है। अंतरिक्ष की दरार से लेकर मर्त्य लोक में आने वाले कई छोटे दुष्ट दानवों तक। कबीर ने जितान को सब कुछ बताया, निश्चित रूप से दमनकारी दानव, दिव्य अभ्यास और मौनी से संबंधित भाग को छोड़कर। क्या तुमने अभी तक आग लगाए? जितान ने महसूस किया कि स्थिति बहुत गंभीर थी। हालांकि जब उसे पता चला कि शक्तिशाली 2 सिर वाला नाग दानव मर चुका है, तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत जल्द बाधा टूट जाएगी। मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैंने बहुत सारे दुष्ट दानव मारे हैं, वरना आपको क्या लगता है कि मैं वहां इतने लंबे समय तक क्यों रुका? कबीर ने कहा। जितान को उपयोगी जानकारी मिलने के बाद वह खुशी से भर गया। वह जानता था कि कबीर को वहां भेजने से निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि मिलेगी। हालांकि इसके कारण रूही हर 1-2 दिन में कबीर के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए उसे ढूंढती रहती थी। युवा मार्शल चाचा, आप सचमुच कुछ हैं। ऐसा लगता है कि रूही पहले से ही आपको पूरे दिल से चाहती है। जब उसे पता चला कि आप इतने लंबे समय के बाद भी बाहर नहीं आए हैं, तो वह चिंता के मारे मर रही थी। आपको जल्दी से उससे मिलना चाहिए। वह तियानमेन शहर की दिव्य शस्त्र दुकान के अंदर है। जाहिर है वह आपकी पत्नी को भी साथ लाई है। आह, युवा मार्शल चाचा की लड़कियों के साथ किस्मत वाकई अच्छी है। कबीर को देखते हुए जितान अपनी ईर्ष्या नहीं छुपा सका। कबीर ने उसे एक लात मारी और जल्दी से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से दिव्य शस्त्र दुकान के लिए निकल गया। जैसे ही उसने दुकान में कदम रखा, उसने भव्य पोशाक पहने लड़कों के एक जोड़े को कुर्सियों पर बैठे देखा।
वे सभी बहुत सुंदर थे। वे किसी लड़की से कम नहीं थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, कमर पर एक कीमती पन्ना लटका हुआ और हाथ में एक पंखा। सचमुच दुर्जय, सत्य मार्शल लोग के 7वें और 8वें स्तर के लोग। इसके अलावा उनकी ट्रू क्यूई बहुत जोरदार और शुद्ध है, ऐसा लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। उनकी शक्ति का पता चलने पर कबीर मन ही मन चौंक गया। कबीर पहली बार एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की दिव्य शस्त्र दुकान पर पहुंचा था। अंदर के लोगों ने केवल इतना सोचा कि वह थोड़ा परिचित है, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वे पुराने थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। कौन उसे प्रसिद्ध कबीर विल्सन से जोड़ेगा? अब उसे चेनवू मुख्य भूमि का सबसे शक्तिशाली युवा, सबसे कम उम्र का और सबसे भयंकर कीमियागर कहा जाता था। वह कई युवा मार्शल कलाकारों का आदर्श था। मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। वह दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य का टोकन नहीं निकालना चाहता था। कहीं दूसरे लोग उसके और रूही के रिश्ते को गलत न समझ बैठें, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि यह टोकन कितना दुर्लभ था। वह सीधे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से भागकर आया था और उसके पास भेष बदलने का समय नहीं था। उसे डर था कि कहीं रूही उसे खोजने के लिए 1 लाख दानव पर्वत के लिए न निकल गई हो। जब वह यहाँ पहुंचा तो उसे रूही या कियारा लुइस का आभास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी दिव्य दृष्टि किसी शक्तिशाली बाधा द्वारा रोक दी गई थी। क्या तुम भी कियारा लुइस को ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि वापस जाओ और तैयार होकर आओ, या क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हें इस हालत में देखे? और तुम्हें लाइन में भी लगना होगा। पास में बैठे एक व्यक्ति ने उपहास करते हुए कबीर को घृणा की दृष्टि से देखा। कबीर ने अपनी ठुड्डी पर जमी सख्त दाढ़ी को छुआ, मुस्कुराया और कहा, भाई तुम कियारा लुइस को क्यों ढूंढ रहे हो? बेशक उससे शादी करने के लिए, क्या तुम भी इसी के लिए यहाँ नहीं आए हो? बैंगनी वस्त्र वाले व्यक्ति ने उपहास किया। कबीर अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। हंसते हुए उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कियारा मेरे लिए नीचे आओ, कोई तुमसे शादी करने आया है। ये लोग काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 0348 मिलन। दिव्य शस्त्र दुकान के अंदर बैठे उन कुछ युवाओं ने कबीर विल्सन को किसी मूर्ख की तरह समझा था, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि मूर्ख वे खुद थे। क्योंकि कियारा लुइस, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके हताश चेहरों के सामने नीचे आ गई थी। उसने हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहनी थी। अपनी पवित्र और मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और मोहक आकर्षण के साथ वह अत्यंत लुभावनी लग रही थी। धीमी मधुर मुस्कान के साथ वह बहुत खुशी खुशी कबीर के पास आए और उसका हाथ थाम लिया। वे दोनों बेहद करीब लग रहे थे। कबीर ने उसके गालों को थपथपाया, मुस्कुराया और कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हर कोई तुमसे शादी करने के लिए इतनी दूर से आया है, तुम्हें कम से कम उनसे मिलना तो चाहिए। कबीर ने उन युवाओं की ओर देखा और मुस्कुराया। वे सुंदर युवक हक्के बक्के रह गए। वे चाहे अपना सिर कितना भी पटक लें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रसिद्ध परी इस देहाती दिखने वाले लड़के के साथ इतनी आत्मीय क्यों है। इससे वे क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। मैं उनसे पहले ही 3 बार मिल चुकी हूँ, लेकिन वे फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। कियारा लुइस ने हल्के से हुंकार भरी। तुम कौन हो? एक युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं लग रहा था। युवक का मानना था कि उसके पास वह ताकत और धन है जिससे वह सब कुछ पा सकता है, इसलिए कियारा लुइस को हासिल करना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। कबीर मुस्कुराया और बोला, मैं उसका पति हूँ, कबीर विल्सन। कबीर विल्सन। ये 2 शब्द सुनते ही वे युवक एक पल के लिए हैरान रह गए। इस बार कबीर ने गौर किया कि ये युवक अन्य मुख्य भूमियों के उत्कृष्ट युवा योद्धा थे। क्या तुम ब्लूम सिटी और चेनवू मुख्य भूमि के वही चर्चित सबसे कम उम्र के मार्शल आर्टिस्ट हो? एक सफ़ेद कपड़े पहने युवक ने तिरस्कार भरे भाव से कहा। उसकी राय में, भले ही कबीर उसकी तरह सुंदर नहीं था, लेकिन कम से कम उसे शालीन और भव्य दिखना चाहिए था। वही और इकलौता। कबीर हल्के से मुस्कुराया और कियारा लुइस के गालों को सहलाते हुए बोला। कियारा ने भी शरारत से उसका चेहरा चुटकी से दबाया। वे दोनों उनके ठीक सामने रोमांस कर रहे थे, जिसे देख विदेश से आए वे युवक ईर्ष्या से जल भुन गए। भाई कबीर, चलिए ऊपर चलते हैं। इनसे बात मत कीजिए। इन दिनों कियारा लुइस इन लोगों की छेड़खानी से काफ़ी परेशान थी, साथ ही कबीर की कोई खबर न होने के कारण वह बेहद चिंतित भी थी। इस समय उससे मिलकर वह बहुत खुशी महसूस कर रही थी। कबीर, अगर तुम मर्द हो तो मुझसे द्वंद्व करो, बैंगनी वस्त्र पहने युवक चिल्लाया। कियारा लुइस ने अपना सिर घुमाया, मधुरता से हंसी और कहा, पहले फ्री इमोर्टल सी जाओ और अनिरुद्ध को हराओ, फिर भाई कबीर से लड़ने के बारे में सोचना। भाई कबीर ने उस छोटे लड़के से लड़ाई की थी और उसे 1 महीने के लिए बिस्तर पर डाल दिया था। कियारा लुइस कबीर को सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर ले गई,
जबकि वे युवक अपनी जगह पर सुन्न खड़े रह गए। फ्री इम्मोर्टल का अनिरुद्ध एक भयानक योद्धा था, इसके अलावा वह प्राचीन हरक्यूलियन परिवार से था। अन्य मुख्य भूमियों के शिष्य यहां आने के बाद अपनी ताकत दिखाने के लिए चेनवू मुख्य भूमि के शक्तिशाली योद्धाओं को चुनौती दे रहे थे। उनमें से कई अनिरुद्ध के हाथों हार चुके थे और घायल हो गए थे। कबीर ने अनिरुद्ध के खिलाफ जीत हासिल की थी और उसे 1 महीने के लिए बिस्तर पर टिका दिया था, ये बात खुद उसकी ताकत का प्रमाण थी। ये सोचकर वे युवक हताश होकर वहां से चले गए। नमस्ते रूही दीदी, कबीर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वह अभी भी कियारा लुईस को गले लगाए हुए था, जिसे देख रूही ने ठंडी सांस भरी। अच्छा है कि तुम ठीक हो, ये छोटी लड़की तुम्हारे लिए यहाँ वहाँ उछल कूद कर रही थी, रूही ने कहा। कबीर मुस्कुराया, वह इतनी चिंतित हो गई थी। डीन ने मुझे बताया कि रूही दीदी भी समय समय पर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट के चक्कर लगा रही थीं। कियारा लुईस दबी हंसी के साथ बोली, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने गुरुजी से आपके बारे में पूछने को कहा था। कियारा लुईस को कबीर और रूही के बारे में पता नहीं था, जिससे उन दोनों को थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस स्थिति का सामना कैसे करें, इसलिए उन्होंने इसे समय पर छोड़ दिया। रूही जानती थी कि यह जोड़ा लंबे समय के बाद मिल रहा है, वे निश्चित रूप से करीब आना चाहेंगे, इसलिए रूही ने अपनी मर्जी से उन्हें अकेला छोड़ दिया। रूही को जाता देख कबीर और कियारा दोनों मुस्कुराए। कियारा लुईस शर्म से लाल हो गई और आंखें सिकोड़कर बोली, भाई कबीर, जब मैं और छोटी बहन इप्सिता ट्रेनिंग कर रहे थे तब आपने कितनी सारी चीजें भेजी थीं। आप सचमुच अद्भुत हैं। कबीर ने कियारा को चूमना शुरू कर दिया। वे दोनों बीच बीच में बातें करते और एक दूसरे को चूमते रहे, जिसे देख छिपकर देख रही रूही मन ही मन कबीर और कियारा को कोसने लगी। वे उम्मीद से ज्यादा मजे कर रहे थे। गुरुजी, क्या ऐसी चीजें करना अच्छा लगता है? क्या पति पत्नी ऐसे ही व्यवहार करते हैं? इप्सिता बाजवा ने अचानक पूछा, जिससे रूही के होश उड़ गए। उसने अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि एक सफ़ेद बालों वाली सुंदरी भी वहीं से झांक रही थी। रूही स्तब्ध रह गई क्योंकि वह कबीर और कियारा को देखने में इतनी मशगूल थी कि उसे पता ही नहीं चला, उसका चेहरा कान तक लाल हो गया। इसके अलावा इप्सिता बाजवा ने उसे पकड़ भी लिया था। मुझे नहीं पता, उन्हें इतनी खुशी से हंसते हुए देखकर लगता है कि यह बहुत अच्छा महसूस होता होगा, रूही ने शर्म से लाल चेहरे के साथ उत्तर दिया। इप्सिता इन बातों से अनजान थी, इसलिए वह बहुत उत्सुक थी और इसे खुद आजमाना चाहती थी। रूही ने फिर से झांकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी इप्सिता ने फिर से धीमी आवाज में कहा, उनके मुंह एक दूसरे से सटे हुए हैं जैसे वे एक दूसरे को चूस रहे हों। उनके साथ क्या हो रहा है? क्या वे साधना कर रहे हैं? रूही ने अपने होंठ चबाए, लेकिन चुपके से दरवाजे की दरार से फिर झांका। उसने भी एक बार कबीर को चूमा था। उस अनुभव को याद कर और अब दूसरों को उसे चूमते देख उसका मन मचलने लगा। इस तरह के विचारों ने उसे अचानक बेहद शर्मीला महसूस कराया। वह मन ही मन इप्सिता से ईर्ष्या करने लगी, जो स्त्री पुरुष के मामलों को नहीं समझती थी। भाई बहुत बुरे हैं, वह असल में कियारा दीदी के वक्ष छू रहे हैं, बहुत शर्मनाक, इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा। रूही ने चुपचाप उसे देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि इप्सिता को यह पता होगा कि वहां छूना अनैतिक है। ये छोटा बदमाश, रूही जमीन पर थूकी। कबीर ने उसके वक्ष भी देखे थे और एक बार उन्हें छुआ भी था। रूही और मोनी को छूने के बाद कबीर को उस स्पर्श के आनंद का एहसास हो गया था। अब अपनी पत्नी के साथ वह जुनून के साथ उसे चूमते हुए उसे स्पर्श कर रहा था। शुरुआत में कियारा लुईस थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन ये सोचकर कि कबीर उसका पति है और वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, उसने कोई आपत्ति नहीं की। आखिरकार वे पति पत्नी थे, जिसने कबीर को उसके सान्निध्य का आनंद लेने की अनुमति दी। कबीर ने काफी देर तक कियारा को प्यार किया। जब वह संतुष्ट हो गया तभी उसने कियारा को छोड़ा। कियारा लुईस का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया था। इस अलौकिक परी जैसी लड़की को इस रूप में देखकर कबीर कामुकता से मुस्कुराया। भाई कबीर, आखिरकार आप बड़े हो गए, कियारा लुईस ने प्यार से हंसते हुए कहा, फिर कबीर की बाहों में झुककर अपने बचपन की सुखद यादों को ताज़ा करने लगी। कबीर ने उसके रेशमी बालों को सहलाया और आह भरी। हाँ, हम जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही चिंतित भी। हालांकि भविष्य में साथ खुश रहने के लिए हमें अभी वह सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं। कियारा लुईस ने सिर हिलाया, इसीलिए मैं भाई कबीर से पीछे नहीं रह सकती। मैं अब बहुत शक्तिशाली हूँ। इप्सिता भी यहाँ है। भाई कबीर, आपको उससे भी मिलना चाहिए, उसने आपको बहुत याद किया। कबीर ने हंसती हुई आंखों से दरवाजे की दरार की ओर देखा और मुस्कुराया। रूही ये देखकर शर्म से पूरी तरह लाल हो गई। जहाँ तक इप्सिता की बात है, वह पूरी बात से बेखबर थी और उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इप्सिता ने दरवाजा खोला और बिजली की गति से कबीर के पास आए। भाई, मैं भी आपकी जीभ चखना चाहती हूँ। क्या आप और कियारा दीदी जब भी मिलते हैं ऐसे ही करते हैं?
अध्याय 034 फसल। कबीर विल्सन और उन दोनों लड़कियों को साथ रहने का मौका कम ही मिलता था। इस बार वे 3 शरारती बच्चों की तरह खूब खेले। उन्होंने उस छोटे से कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया था। हालांकि रूही ने उनकी आलोचना की, फिर भी उसने उन्हें रोका नहीं। वह बस कबीर द्वारा दिए गए उन स्पिरिट पैटर्न की जांच कर रही थी। भाई, आप मेरे साथ मुकाबला कब करेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि अब मैं कितनी शक्तिशाली हो गई हूँ। इप्सिता ने कबीर के हाथ झुलाते हुए मासूमियत से कहा, कृपया मेरे साथ मुकाबला कीजिए। कबीर जानता था कि इप्सिता एक जुझारू स्वभाव की लड़की है, लेकिन उसने सोचा कि यदि वह और इप्सिता लड़ते हैं तो वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस प्रकार वह अपनी बहन से हार जाएगा। भले ही वह अपनी छोटी बहन से हार जाए, लेकिन इप्सिता निश्चित रूप से इससे खुश नहीं होगी और इस तरह की लड़ाई अर्थहीन हो जाएगी। कियारा लुईस भी इस मस्ती में शामिल हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, भाई कबीर, मैं भी आपके साथ लड़ना चाहती हूँ। क्या हमने बचपन में ये तय नहीं किया था कि अगर एक दिन हम शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बन गए तो हमें जमकर एक मुकाबला करना चाहिए? कबीर की आंखों के कोने फड़के, वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, 2 बड़ी बहनों, कृपया मुझे बख्श दें। सच कहूँ तो अगर मैं आपसे लड़ता हूँ तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। ये कैसे संभव है? पिछली बार मैंने सुना था कि जब आप बीस्ट मार्शल एक्ट की गुनगुन से लड़े थे तो आप निर्दयी थे। इसके अलावा आपके तरीके भी बहुत कुटिल थे। इप्सिता ने दोनों हाथों से अपना सीना भींच लिया और कबीर को ध्यान से देखने लगी। वह थोड़ी नाखुश थी क्योंकि कबीर ने लड़ने की उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया था। कबीर ने सिर हिलाया और आह भरी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं कुटिल हूँ? मैंने उसके चेहरे पर वार तक नहीं किया। इसी से स्पष्ट है कि मैं उदार रहा और केवल हल्के साधनों का उपयोग किया। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो महिलाओं के प्रति करुणा रखता है और उन पर कड़ा प्रहार नहीं करेगा। यदि मैं तुमसे लड़ता हूं तो मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो शायद मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं, जिससे मेरा दिल टूट जाएगा। चलिए गुरुजी को देखने के लिए कहते हैं ताकि अगर कुछ होता है तो वह उसे रोक सकें। कियारा लुईस के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। स्पष्ट रूप से वह मुकाबले के दौरान कबीर की धुनाई करना चाहती थी। कबीर अवाक रह गया। उसने पाया कि लंबे समय तक इप्सिता के साथ रहने के कारण कियारा लुईस भी हिंसक हो गई थी। इप्सिता स्वभाव से ही एक उग्र लड़की थी। केवल अपने किसी करीबी के सामने ही वह थोड़ा प्यारा व्यवहार करती थी। अन्यथा अपने जंगली चरित्र के कारण वह निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ी मुसीबत मोल ले लेती। यह अभी भी संभव नहीं है। यदि लाखों में एक बार भी कुछ अनपेक्षित हो गया तो मुझे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। कबीर ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन दोनों से नहीं लड़ने वाला था। उसे एक तरह की बुरी अनुभूति हो रही थी, खासकर इप्सिता और कियारा लुईस के चेहरों पर शरारती मुस्कान देखने के बाद। रूही वास्तव में कबीर को समझती थी। वह उसके बचाव में आई। यदि तुम दोनों लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें अन्य मुख्य भूमियों के उन छोटे लड़कों के पास ले जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हारने की अनुमति नहीं है। रूही दीदी, सच में मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगी। जल्दी मुझे ले चलिए, इप्सिता ने उत्साह से कहा। कबीर जानता था कि अब किसी की किस्मत खराब होने वाली है। कियारा लुईस ने अपनी आंखें घुमाईं, हंसी और कहा, इप्सिता, कैसा रहेगा अगर हम पति चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखें? जो भी हमसे जीतेगा वह हमसे शादी कर सकेगा। ये सुनकर कबीर सदमे से पीला पड़ गया। उसने हड़बड़ी में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी पत्नी हो। कबीर को इतना चिंतित देखकर कियारा लुईस खिलखिलाकर हंसी और बोली, बेशक मैं जानती हूँ, मैं इप्सिता को उसका पति खोजने में मदद कर रही हूँ। यह एक अच्छा अवसर है क्योंकि अन्य मुख्य भूमियों के शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। यह नहीं होगा। मैं इप्सिता का भाई हूँ, उसकी शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। कबीर ने दृढ़ता से कहा। इप्सिता मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि यह तरीका अच्छा है, चलिए इसे आजमाते हैं। रूही ने आगे बढ़कर कियारा लुईस और इप्सिता के सिर पर एक धौल जमाए और उनकी आलोचना की। बकवास मत करो। क्या तुम दूसरों से नहीं लड़ना चाहती? बहुत से लोग दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य में मेहमान बनकर आए हैं। मैंने तुम्हें यहाँ केवल इसलिए आने दिया ताकि तुम इस बदमाश कबीर को देख सको। उसके कारण मैंने उनके साथ अपनी मुलाकात भी टाल दी है। कियारा लुईस ने शरारत से अपनी जीभ निकाली, मुस्कुराए और कहा, मुझे पता है, गुरुजी एक महान सुंदरी हैं और विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। जैसे ही वे लोग चेनवू मुख्य भूमि पर आए, उन्होंने सबसे पहले दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य का दौरा किया। क्या वे केवल गुरुजी को देखने नहीं आए थे? छोटी लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। रूही ने कियारा लुईस के गाल खींचे, फिर कबीर से कहा, समय के साथ लोग नायक सभा के लिए इकट्ठा होने लगे हैं जो यहाँ एक्सट्रीम मार्शल एक्ट में आयोजित होने वाली है। इन दोनों ने अभी अभी अपनी सीमाओं को तोड़ा है, इसीलिए इनके हाथ खुजला रहे थे।
कबीर ने अपना सिर हिलाया, उसे थोड़ा दुख हुआ कि उसे रूही के साथ करीब आने का मौका नहीं मिला। रूही उन दोनों लड़कियों के साथ तियानमेन शहर से चली गई और कबीर भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट लौट आया। हालांकि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में बहुत से लोग थे, लेकिन ये दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य से कम थे, क्योंकि विदेशों से आए वे दीन चेनवु मुख्य भूमि पर आने के बाद सीधे दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य चले गए थे। एक सुंदर रिफाइनर शस्त्र निर्माता वास्तव में अलग होती है, चाहे कहीं भी हो, वे सबसे लोकप्रिय होती हैं। सिमी हंसी, क्या एक सुंदर कीमियागर अलग नहीं होती? उदाहरण के लिए, सिमी दीदी हे। कबीर एक्सट्रीम डैंकिंग प्रांगण में लौटा और उसकी मुलाकात रोहिणी से हुई। उन्होंने कुछ देर बातें की, उसने प्रेम बजाज और अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की और उससे पता चला कि वे गहन और क्रूर प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे सभी किंग मार्शल प्रांगण में थे। रोहिणी भी बहुत व्यस्त थी, उसे न केवल अपने कीमिया कौशल को सुधारने के लिए विभिन्न गोलियां बनाने हेतु समय निकालना पड़ता था, बल्कि उसे किंग मार्शल प्रांगण द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता था। इसीलिए उसने कबीर से ज़्यादा देर बात नहीं की और जल्द ही चली गई। वह बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। भविष्य में वह निश्चित रूप से एक अद्भुत लड़की बनेगी, रिनी ने कहा। पिछली बार उसने कबीर की आवाज़ की नकल की थी और रोहिणी के साथ मजाक किया था। एक्सट्रीम डैंकिंग प्रांगण में दिन भर सन्नाटा छाया रहता था, कबीर को इसकी आदत हो चुकी थी। हालांकि अब उसे पिल ब्यूटी पियूली की याद आ रही थी। अजूर प्रोफॉन्ड फल पहले ही पक चुके हैं, शानदार, यहाँ बहुत सारे फल हैं। रात के अंधेरे पर्दे के नीचे कबीर छत पर बैठा था, जड़ी बूटियों के बगीचे में विभिन्न जड़ी बूटियों और फूलों को सुंदर चमक बिखेरते देख रहा था। बगीचे को देखते हुए वह दंग रह गया, वह बहुत खुश मूड में था। पुराने पेड़ से उसने 40 फल काटे थे और हाल ही में लगाए गए 2 पेड़ों पर केवल 20 फल आए थे। वह जानता था कि इन तीनों पर कुछ और बार फल आने के बाद वे भी 40 फल देने में सक्षम होंगे। अब उसने कुल मिलाकर 60 अजूर प्रोफॉन्ड फल काट लिए थे। दूसरे शब्दों में, वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स नींव बनाने वाली गोलियां के 60 सेट बना सकता था। हर बार जब वह एक सेट बनाता तो उसमें 4 गोलियां होती, कुल मिलाकर ये 240 गोलियां थीं। इतनी सारी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स किसी भी संप्रदाय को पागल कर देंगी, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। बाद में जो कोई भी बाप मुझसे से पंगा लेगा, बाप उसे बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स से कुचल देगा। कबीर चिल्लाते हुए हंसने लगा। जल्दी से 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल की जड़ी बूटियां उगाओ। ये गोली अभी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है, इनकी मदद से तुम सत्य मार्शल लोक को पार कर सकते हो। भले ही तुम एक्सट्रीम स्टेट में हो, फिर भी ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। सिमी ने कहा। उसके पास अभी भी 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल की जड़ी बूटियों का एक सेट था। पिल ब्यूटी ने उनमें से अधिकांश को इकट्ठा करने में उसकी मदद की थी। वह पिल ब्यूटी को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन उसका अभी भी कोई पता नहीं था। 5 कलर प्रोफॉन्ड फ्रूट एक पेड़ के रूप में उग सकता है, जबकि 5 लीफ ग्रास घास के बीज पैदा कर सकती है और 5 कलर लोट्स का उपयोग कमल के बीज उगाने के लिए किया जा सकता है। जहां तक कलरलेस लिंगजी की बात है, इसने कबीर का सिर दर्द बढ़ा दिया। ये सरल है, इसे टुकड़ों में काट लें और मिट्टी के नीचे दबा दें, फिर आपको बस ड्रैगन सैलाइवा ड्रैगन की लार का उपयोग करके इसे सींचना है और देखते ही देखते वे उगाएंगे। सिमी ने समझाया। इस मामले में वह बहुत अनुभवी थी। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि कलरलेस लिंगजी वास्तव में इतने सरल तरीके से लगाई जाती है। वह प्रफुल्लित हो गया। उसने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल की जड़ी बूटियों को लगाना शुरू कर दिया। अध्याय 0350 एकांत कीमिया प्रशिक्षण। कबीर विल्सन ने अपनी दिव्य जड़ी बूटियों को लगाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ठीक 2 दिन बाद अलेक्जेंडर उसे खोजने आया और बताया कि कोई उसे चुनौती देना चाहता है। हालांकि उसने साफ इनकार कर दिया। भविष्य में यदि ऐसे लोग मुझे ढूंढते हुए आएं तो उनसे कह देना कि यदि वे मुझसे लड़ना चाहते हैं तो पहले जाकर फ्री इमोर्टल सीक के अनिरुद्ध और बीस्ट मार्शल सेक्ट की गुनगुन को हराएं। उसके बाद ही वे मेरे पास आ सकते हैं। एक राउंड लड़ने में जितना समय लगता है, उतने में बाप में गोलियों के कई सेट तैयार कर सकता है। समय की ऐसी बर्बादी। 1 लाख दानव पर्वत से लौटने के बाद से कई मार्शल कलाकार उसे चुनौती देने के लिए आगे आए थे। कुछ मार्शल आर्ट में और कुछ कीमिया एल्केमी में उसे चुनौती देना चाहते थे। हालांकि उसने उनकी ओर से पूरी तरह आंखें मूंद लीं और बस अपनी जड़ी बूटियों को उगाने में लगा रहा। वह केवल जड़ी बूटियां ही नहीं लगा रहा था, वह साधना भी कर रहा था। दिन में जड़ी बूटियों की देखभाल करने के बाद वह अपनी ट्रू क्यूई को बढ़ाने के लिए ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का अभ्यास शुरू करता और साथ ही अपनी दिव्य आत्मा को विकसित करने के लिए 9 टन ड्रैगन गॉड तकनीक का अभ्यास करता। रात में वह गोल्डन ड्रैगन सैलाइवा लार को भी जमा करता।
यदि फिर भी कुछ समय बचता तो वह युद्ध तकनीकों का अभ्यास करता या बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाता। दूसरे शब्दों में, उसका समय पूरी तरह से भरा हुआ था। लिटिल ड्रैगन, चूंकि मेरी दिव्य आत्मा अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो क्या 72 रूपांतरण और हेवनली ड्रैगन सील पहले से थोड़े मजबूत होंगे? कबीर ने पूछा। पिछली बार उसने रिनी को हेवनली ड्रैगन का उपयोग करते देखा था, जो उसकी तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। 72 रूपांतरण मुख्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग पर केंद्रित है। जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है और जब आप इसके उपयोग में थोड़े अधिक कुशल हो जाते हैं, तो आप कुछ अधिक शक्तिशाली प्राणियों में बदल सकते हैं। अभी आप बिल्ली, कुत्ते, सूअर और मछली जैसे प्राणियों में बदलने में सक्षम होने चाहिए। यदि आप बाघ में बदलना चाहते हैं तो आप में अभी भी कमी है। सोचिए कि आप किस रूप में बदलना चाहते हैं। यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिनी ने उत्तर दिया। जब उसने सूअर या कुत्ते जैसे जानवर में बदलने के अभ्यास के बारे में सोचा तो कबीर मन ही मन नाखुश हुआ। नन्ही लड़की, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? कबीर गुर्राया। सूअर में बदलने का क्या फायदा? पक्षी बनने के बाद मेरे पास उड़ने की क्षमता होगी, मछली बनने से मुझे पानी में छिपने में मदद मिलेगी, गोफर एक प्रकार का चूहा बनने से मुझे गड्ढे खोदने में मदद मिलेगी। सूअर या कुत्ते में बदलने का क्या खाक इस्तेमाल है? रिनी खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम मूर्ख नहीं हो। पक्षी बनने के बाद तुम लोगों को नहाते हुए चुपके से देख सकते हो, मछली के रूप में तुम पानी के अंदर से झांक सकते हो। तुमने काफी अच्छा सोचा, मरियल लड़की, ये तुम्हारे शब्द हैं, मेरे नहीं। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मछली बनने के ऐसे फायदे भी हैं, कबीर ने उपहास करते हुए कहा। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। 72 रूपांतरण हमेशा से व्यवहारिक रूप से सीखने और लागू करने के लिए रहा है। जो कुछ भी तुम बन सकते हो उसे सीखो। तुम न केवल छोटे जानवरों में बदल सकते हो, बल्कि तुम कुर्सी, मेज, पेड़ और अन्य चीजों में भी बदल सकते हो। जब तक तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक प्रतीक्षा करो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी, रिनी ने कहा। कबीर अब मछली में बदलने का प्रशिक्षण ले रहा था। चूंकि उसने एक अदृश्य कीमिया भट्टी बनाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग में उसकी महारत एक कदम और आगे बढ़ गई थी। अन्य चीजों में बदलना सीखना बहुत आसान हो गया था। कुछ ही समय में वह एक काप मछली में बदलने और पानी में तैरने में सक्षम हो गया। जब तुम लोट्स आइलैंड जाओगे तो तुम मछली बनकर समुद्र की गहराई में क्रिस्टल खानों की खोज के लिए छिपकर जा सकते हो। एम्परर क्रिस्टल को बर्बाद नहीं किया जा सकता, सिमी ने मुस्कुराते हुए कहा। एम्परर क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद से कबीर ने इसका उपयोग नहीं किया था। लोट्स आइलैंड के नीचे समुद्र में अनगिनत क्रिस्टल खानों के बारे में सोचकर वह वहां जाने और खोज शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। वह केवल शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर चाहता था, दूसरों की उसे परवाह भी नहीं थी। इस अवधि में कबीर ने खुद को बहुत समृद्ध महसूस किया। हालांकि उसके कंधों पर दबाव कम नहीं था, लेकिन ये दिन बहुत अच्छे से बीते। इस महीने उसने अन्य जानवरों में बदलना सीख लिया था। कुछ का व्यवहारिक उपयोग भी नहीं था, लेकिन इसने उसे 72 रूपांतरणों में थोड़ा कुशल बना दिया। जड़ी बूटियों के 5 सेट। यदि सफल रहा तो ये 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल्स होंगी। कबीर भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि ये जड़ी बूटियां बहुत तेजी से बढ़ी थीं, उसकी पिछली कल्पना से कहीं अधिक तेजी से। बेशक, इसका एक कारण ये भी था कि उसकी बढ़ती ताकत ने गोल्डन ड्रैगन सैलाइवा के पकने की गति को काफी बढ़ा दिया था। निजी कमरे के अंदर कबीर ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस भट्टी निकाली। इस एक महीने से वह इसी भट्टी में रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करके बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स और 100 बीस्ट्स पिल्स बना रहा था। चूंकि इस भट्टी का समय इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस से अलग था, इसलिए उसे इससे परिचित होना पड़ा, तभी वह सटीक गणना कर सकता था। इल्यूजनरी भट्टी के उपयोग से मिले अनुभव के कारण वह बहुत आसानी से इस ड्रैगन भट्टी के साथ सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करने में कुशल हो गया। इल्यूजनरी भट्टी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके बनाई गई थी और उसने इसे जांचने के लिए हमेशा अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया था। जहां तक ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन भट्टी की बात थी, उसे कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। वह गणना करने के लिए स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी दिव्य दृष्टि खर्च कर सकता था। सिमुलेशन तकनीक के लिए बेहतर आधार तैयार करने के उद्देश्य से कबीर चाहे कोई भी गोली बना रहा हो, वह इसी तकनीक का उपयोग करता था। सिमी ने उसे ऐसा करने का सुझाव दिया था, क्योंकि उच्च स्तरीय गोलियां बनाना और भी कठिन था। यदि वह इस तकनीक का उपयोग करता भी, तो भी वह विफल हो सकता था। अब जब उसका आधार मजबूत हो गया था, तो यह भविष्य में एक बड़ा लाभ होगा। इस भट्टी की मदद से वह निर्माण प्रक्रिया को तेज कर सकता था। हालांकि
यदि वह थोड़ा धीमा चलता तो उसकी सफलता की दर अधिक होती, विशेष रूप से 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल जैसी अपरिचित गोली बनाते समय। उसके पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि वह बहुत सारी जड़ी बूटियां उगा सकता था, लेकिन यदि वह सफल नहीं होता तो भी उसे दुख होता। उसे अभी भी उस गोली को बनाने की पूरी प्रक्रिया याद थी जिसे उसने कीमिया प्रतियोगिता के दौरान बनाया था। चूंकि वह पहले ही एक बार सफल हो चुका था, इसलिए अगली बार इसे बनाना बहुत आसान होने वाला था। बाद की गणनाएं भी बहुत आसान थीं, पिछली बार की तरह नहीं जब उसे असहनीय सिरदर्द हुआ था। आधे दिन के बाद कबीर लगातार 2 बैचों में सफल रहा। चूंकि वह अभी किसी प्रतियोगिता में नहीं था, इसलिए उसकी गति भी बहुत धीमी थी। इसके अलावा उसने बीच में एक लंबा ब्रेक भी लिया। इस समय उसे इस गोली को बनाने का और भी गहरा अनुभव प्राप्त हुआ। यह एक उच्च स्तरीय गोली थी और इसे बनाना बहुत कठिन था, फिर भी वह इसे बनाने में एक बार भी विफल नहीं हुआ। आखिरकार अतीत में उसने जो भी गोली बनाई थी, अंततः सफल होने से पहले वह हमेशा कई बार विफल हुआ था। हर बार जब उसे नुकसान हुआ तो बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां बर्बाद हो गईं। और अब चूंकि उसने सिमुलेशन तकनीक की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए वह इन नुकसानों से बच सकता था। उसने अनुमान लगाया कि भविष्य में कुछ विफलताओं के बाद वह नई गोलियों को सफलतापूर्वक बनाने में सक्षम होगा। हालांकि यदि वह भविष्य में और भी उच्च स्तरीय गोलियां बनाना चाहता था तो आवश्यक जड़ी बूटियां अविश्वसनीय रूप से कीमती होंगी। 25 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल्स। मुझे डर है कि भले ही मैं इन सभी को निगल लूं, फिर भी मैं सत्य मार्शल लॉ के 7वें स्तर पर कदम न रख पाऊं। आगे बढ़ना और भी कठिन होने वाला है। कबीर प्रांगण की घास पर लेटा नीले आकाश को देख रहा था। एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस रियलम के अंदर का नज़ारा हमेशा बहुत सुंदर होता था। ये हमेशा उसका दिमाग साफ कर देता था, जिससे उसे अन्य काम शांति से करने में मदद मिलती थी। धप 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 कोई दरवाजा खटखटा रहा था। दस्तक सुनकर कबीर जान गया कि वह जितान था। वह सुस्ती से खड़ा हुआ, अपने थके हुए शरीर को स्ट्रेच किया और दरवाजा खोला। क्या बात है, कबीर ने जम्हाई ली। हाल ही में गोलियां बनाने के काम ने उसे थोड़ा थका दिया था। पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सभी शिष्यों में केवल वही अपने डीन के प्रति ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर सकता था। उसमें रत्ती भर भी औपचारिकता नहीं थी। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। जितान सीधे अंदर चला गया और कबीर उसे एक निजी कमरे में ले गया। कबीर ने जितान के लिए पीने के पानी का एक गिलास लिया और कहा, अगर आप यहाँ मुझे लड़ने या कीमिया में मुकाबला करने के लिए कहने आए हैं तो भूल जाए, मैं खाली नहीं हूँ। चिंता मत करो, जब से हरक्यूलियन परिवार का वह छोटा राक्षस तुम्हारा ढाल बना है, बहुत कम लोग तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। हालांकि उस छोटे राक्षस की प्रतिष्ठा अब पहले से भी अधिक हो गई है। वह छोटा बदमाश शोर मचा रहा है कि तुमने उसे पहले किस्मत से हराया था। उसने कहा कि वह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था। संक्षेप में, वह तुम्हारी जीत को नकारने के लिए विभिन्न बहाने बना रहा है। जितान ने सिर हिलाया और कहा, यह कुछ भी नहीं है। जो बात और भी परेशान करने वाली है वह यह है कि कई लोगों ने वास्तव में उसकी बात पर विश्वास कर लिया है। कबीर सहमत नहीं हुआ, मुस्कुराया और बोला, लिटिल फेदरहेड जितान, क्या आप मुझे बाहर आने के लिए उकसा रहे हैं? इसे भूल जाए, मैं अब आने वाली आपदा के लिए सब कुछ तैयार कर रहा हूँ। केवल अंत में जीतने वाला ही असली विजेता कहलाएगा। अभी यदि संयोग से मैं गंभीर रूप से घायल हो गया और मेरी साधना रुक गई तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी।